अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, बाय यूजिंग वैन डायग्राम। ये ला हमने पहले भी पढ़ा है। ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हमने वैन डायग्राम से प्रूव करना है। साथ ही इस क्वेश्चन में उसने वैल्यू भी दे दी है। P इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। Q की वैल्यू आपके पास है 2, 3, 4, 5 और 6। और R की वैल्यू आपके पास है 5, 6, 7, 8 और 9। तो सबसे पहले अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखें कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी हैं जो आपके पास P में भी आ रही हैं और Q में भी आ रही हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। लेकिन ये 2 और 3 आपके पास P में भी है और Q में भी है। तो इसका मतलब है P और Q में ये वैल्यू जो है वो इंटरसेक्शन यानी कॉमन एरिया में हम इसको लिखेंगे। और दोबारा से अगर मैं यहाँ से अब क्योंकि ये 0, 1, 2, 3 इसमें तो नहीं है, इसका मतलब P और R में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब अगर हम Q और R को देखें तो ये देखें आपके पास ये 5 और 6 है, ये 5 और 6 है। इसका मतलब ये हो गया कि Q और R में भी कुछ कॉमन है और आपके पास P और Q में भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कॉमन है। तो इसका मतलब है अगर हम इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ डायग्राम हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वैन डायग्राम, वो आपके पास कुछ इस तरीकाकार से बनेगी। पहले अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें तो ये तो आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद अगर हम बनाएं तो ये आपके पास अगर P है तो ये आपके पास Q होगा। और फिर हम इसको अगर बनाते हैं तो ये आपके पास R होगा। ये आपके पास मैं इधर बाहर एरो लगा देता हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू को लिखना है। ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है और ये आपके पास R है। अब अगर आप इस जगह को देखें तो जो आपके पास ये वाला एरिया है ना, ये आपके पास है P इंटरसेक्शन Q। और अगर आप इस एरिया को देखें तो ये आपके पास आ जाएगा P इंटरसेक्शन R। तो यहाँ पे हम वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे जो हम आप पहले पास कॉमन आ गई है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ, थोड़ा सा ओपन इसको बड़ा कर लेते हैं। ये P है, ये Q है और ये R है। मैंने थोड़ा इसलिए इसको बड़ा किया ताकि मैं वैल्यूज़ क्लियर करके लिख सकूं। अब अगर आप P इंटरसेक्शन Q यानी जब मैंने इन दो में ये वैल्यू देखी थी तो ये कॉमन थी। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू मुझे यहाँ दरमियान में लिखनी पड़ेंगी। ये देखें 2 और 3, ताकि जब मैं इसको A वाली वैल्यू लिखूँ तो ये A वाली वैल्यू, ये वाला सेट जो आपके पास था ये आपके पास A का था। तो ये देखें 0, 1, 2 और 3 ये A की वैल्यू आ गई। अब दोबारा से मैं अगर ये A नहीं है आपके पास, ये P है। तो ये आपके पास आ जाएगी P वाली वैल्यू। दोबारा से मैं अगर Q वाली वैल्यू को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ तो Q में 2, 3 ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। तो ये आ जाएगा 4, 5 और 6। और नेक्स्ट अगर देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और पहले बता देता हूँ कि अब पहले आपने ये वाला एरिया भी देखना है। जो हमारे पास 5, 6 वैल्यू थी वो दोनों कॉमन आ रही थी, यानी वो Q में भी आ रही थी और R में भी। फिर हमें इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 और 6। तो अगर मैं Q की वैल्यू देखूँगा तो Q में आपके पास आ गया 2, 3, फिर 4 बचता है। तो इधर दरमियान में मैं क्या लिख दूँगा, 4 लिख दूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। और अगर मैं R की वैल्यू लिखने की कोशिश करूँगा
तो ये आपके पास 5, 6, 7, 8 और 9। अब आपके पास ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा, ये वाली जो वैल्यू आपके पास है ये क्यू की है और जो ये वाली डायग्राम है ये आपके पास आर की है। तो ये अब हमारे पास फाइनल डायग्राम बन चुकी है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी P यूनियन Q यूनियन R। तो सबसे पहले अगर हम इसमें स्टेप 1 को देखेंगे तो स्टेप 1 आपके पास आ जाएगा P यूनियन Q। हमने यानी P और Q की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है और ये आपके पास R है। मैं इसमें वैल्यू नहीं लिख रहा, वैल्यू मैं पहले लिख चुका हूँ। P ये आपके पास Q है और ये आपके पास R है। अगर हम इसका स्टेप 1 देखेंगे तो स्टेप 1 में आपने ये चीज़ करनी है P यूनियन Q, यानी आपने P को भी शेड करना है सारा और आपने इसको Q को भी शेड करना है। तो आपके पास जो स्टेप नंबर 1 है वो तो ये आ जाएगा P यूनियन Q। लेकिन जब हम इसको स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, स्टेप नंबर 2, तो उसमें आपने ये करना है P यूनियन Q, यानी इसका जो आंसर आया था उसके साथ हमने R को भी यूनियन करना है। तो अगर मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा P Q R। ये P है, ये Q है और ये आपके पास R है। पहले तो यूनियन में ये होता है, जो ये वाला एरिया उसको शेड करते हैं पहले से। ये वाला एरिया तो ऑलरेडी पहले से ही शेड है। अब उसके साथ हमने जो R वाला एरिया था उसको भी क्या करना है, शेड करना है। तो ये आपके पास फाइनल डायग्राम आ जाएगी, डायग्राम नंबर 1, और ये आपके पास फाइनल डायग्राम है। तो चलते हैं इसी के राइट हैंड साइड की जानिब। अगर हम अब राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या करना है, Q यूनियन R, यानी अब हम इसमें पहले Q वाले एरिया को शेड करेंगे। ये आपके पास Q है और फिर हम इसमें R वाले एरिया को भी क्या कर देंगे, साथ शेड कर देंगे। ये तो आपके पास आ गया स्टेप नंबर 1। जब हम इसी को स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे तो ये Q यूनियन R के साथ दोबारा से हम जो P वाला एरिया है उसको भी यूनियन करेंगे और उसको भी शेड करेंगे। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो सबसे पहले देखें, ये वाला एरिया ऑलरेडी पहले से ही शेड है। तो अब अगर हम इसमें P वाले एरिया को भी शेड कर दें तो ये वाला एरिया कुछ ये हो गया है, और इसको अगर हम नाम दे दें डायग्राम नंबर 2 का, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट, ये आपके पास होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी P यूनियन Q यूनियन R विच इज़ इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। यानी अगर हम इसमें पैरेंथेसिस को चेंज कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब चलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की जानिब। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेप 1 होगा वो आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q, यानी जो P और इंटरसेक्शन Q आ रहा है सबसे पहले हमने उसको शेड करना है। तो P ये है आपके पास और ये आपके पास Q है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ये वाला एरिया है ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1 आ जाएगा, जिसमें सिर्फ आपके पास ये एरिया शेड होगा। जब इसी को दोबारा हम स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे, P इंटरसेक्शन Q को अगर हम R के साथ इंटरसेक्ट करने की कोशिश करें तो आपने ये देखना सिर्फ आपके पास जो पहले एरिया शेड है वो ये है और R वाला एरिया ये है। तो अब इस एरिया में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो एरिया शेडिड, नो एरिया शेडिड, और इसको डायग्राम नंबर 1 का नाम दे दें। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने निकालना है Q इंटरसेक्शन R। अब आपके पास ये वाला एरिया Q का है और ये वाला एरिया आपके पास
आर का है। तो आप इन दोनों में देखें जो एरिया कॉमन आ रहा है तो वो आपके पास ये वाला एरिया है, जिसमें ये दोनों एरिया जो है वो कॉमन आ रहे हैं। ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। दोबारा से जब हम इसी एरिया के साथ दोबारा से P का इंटरसेक्शन करेंगे, यानी ये वाला जो आपके पास आंसर था तो वो तो आपके पास ये आंसर आ गया, जबकि आपके पास जो P की वैल्यू है यानी जो P का एरिया है वो ये है। तो फिर आप देख सकते हैं इस एरिया में कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इनमें कॉमन आ रहा हो, तो इधर भी हम लिखेंगे नो एरिया शेडेड, और इसको डायग्राम नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब हम फाइनल प्रूफ लिख देते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that कि associative law of intersection P intersection Q intersection R which is equal to P intersection Q intersection R। तो चलते हैं आप इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, दोबारा से हमने इसी क्वेश्चन को इन वैल्यूज़ के साथ प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले भी हमने इसकी पहले वैन डायग्राम बनानी है। तो अगर हम इसकी वैन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम ये आपने करना है, तो आपने ये देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इन दोनों के दरमियान में मैच कर रही हो। जैसे अगर हम P को इसके साथ मैच करते हैं तो वो आपके पास है MNOPQ और Q की वैल्यू है RSTU। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसमें भी नहीं है, और TUVW यानी आपके पास जो P है ये आपके पास डिसजॉइंट सेट है, उसमें Q और R वाली कोई वैल्यू नहीं है। अब इन दोनों को अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये देखें ये TU और ये TU ये दोनों में है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो Q और R हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो अगर अब मैं इनकी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो इनकी डायग्राम कुछ इस तरीक़ाकार से बनेगी कि P बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये P है, और फिर आपके पास अगर मैं Q और R को बनाऊंगा तो वो आपके पास ओवरलैप करेगा। तो अगर मैं इसको इस तरह बना देता हूँ, यहाँ पे पहले वैल्यू भी लिख देते हैं। अब P की वैल्यू आपके पास है MNOP और Q। अगर मैं इसको यहाँ से ये वाली जो डायग्राम है मैंने इसको P का नाम दे दिया, इस वाली डायग्राम को मैं Q का नाम दे रहा हूँ, और ये वाली जो है वो R है, और ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो दरमियान में हमने कॉमन वाली वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे आ जाएगा T और U आ जाएगा, और यहाँ पे इधर आ जाएगा R और S, RSTU, और यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा TUV और W। तो ये हमारे पास कुछ फाइनल डायग्राम बन जाएगी। तो अब हम इसी डायग्राम के ऊपर दोबारा से ये दोनों ऑपरेशंस को भी अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड, सबसे पहले अगर हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करना हो तो सबसे पहले देखें आपके पास आ रहा है P यूनियन Q, यानी हमने जो एरिया शेड करना है वो आपके पास P वाला एरिया होगा और Q वाला होगा। तो ये आपके पास पूरा एरिया P का है और ये वाला एरिया पूरा Q का है। तो आपने बस इसको शेड कर देना है स्टेप नंबर 1 में। ये आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1, यानी जो स्टेप नंबर 1 होगा उसमें आपने सिर्फ इसको शेड करना है। और जब इसी को हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो ये P यूनियन Q, उसके साथ हम R को भी शेड करेंगे, लेकिन पहले हम पहले वाला एरिया शेड करते हैं। ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, और साथ अब हमने क्या करना है R वाले एरिया को भी क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो इसको आप नाम दे दें डायग्राम नंबर 1 का। अब हम चलते हैं इसी के राइट हैंड साइड की जानिब। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा Q यूनियन R, यानी हम अब जो एरिया को शेड करेंगे वो आपके पास Q होगा पहले, और साथ इसके साथ हम जो R वाला एरिया है वो भी शेड कर देंगे, क्योंकि ये आपके पास जो पूरी बाउंड्री है ये आपके पास बाउंड्री है Q यूनियन R की। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 आ जाएगा। और जब अगले स्टेप में हम जाएंगे तो इसी एरिया के साथ हम P वाले एरिया को भी क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो अगर आप इसको शेड करें पहले, ये पहले से भी हमने शेड किया हुआ था,
और इसी एरिया के साथ दोबारा से इस एरिया को भी क्या कर दें, शेड कर दें। तो ये आपके पास डायग्राम नंबर 2 आ गई। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that associative law of union यानी P union Q union R which is equal to P union Q union R। इसमें पहले इधर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इसमें पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इसी के पार्ट नंबर बी यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की जानिब। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने निकालना है P इंटरसेक्शन Q। अगर मैं P की बाउंड्री को भी हाईलाइट कर दूँ, यहाँ आपके पास P की बाउंड्री है और ये वाली बाउंड्री आपके पास Q की है। तो इसमें अब कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, तो इसका पहला आंसर आपके पास आ जाएगा नो एरिया शेडेड। और दोबारा से नेक्स्ट टाइम इसी इंटरसेक्शन वाले एरिया के साथ यानी इस एरिया के साथ हमने आर का भी इंटरसेक्शन लेना है। तो जब ऊपर कोई वैल्यू शेड हुई नहीं है तो आगे जाके वो आर के साथ क्या कॉमन करेगी, तो इसका मतलब है इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नो एरिया शेडेड। और इसको आप डायग्राम नंबर 1 का नाम दे दें। चलते हैं इसी के राइट हैंड साइड की जानिब साइड। तो सबसे पहले इसमें अगर हम ब्रैकेट को देखें तो इसमें आपके पास है Q इंटरसेक्शन R। अगर आप Q इंटरसेक्शन R को देखें तो ये आपके पास Q की बाउंड्री है और ये वाली आपके पास R की बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया इन दोनों में आ रहा है, तो ये वाला एरिया आपके पास पहले शेड हो जाएगा। और जब हम इसी को स्टेप नंबर 2 में लेके जाएंगे यानी इस वाले एरिया के साथ हमने P वाला एरिया मैच करना है, तो पहला आपके पास जो आंसर था वो ये था और इसके साथ अब हमने इस P वाले एरिया को मैच करना है। तो ये वाला एरिया तो इसमें कंबाइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका भी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नो एरिया शेडेड, यानी ये भी एक एम्प्टी सेट है और इसको आप डायग्राम नंबर 2 का नाम दे दें। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 it is proved that एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन यानी P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R विच इज़ इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई। ये वाला जो लॉ हमने पढ़ा था इसको हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले हम डेटा को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखें एक्स की वैल्यू जो आपके पास है ना वो है -1, -2 और -3। और इसी को अगर मैं y वाली वैल्यू के साथ लिखूं तो y में आपके पास वैल्यू है 0, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ से मैच करने की कोशिश करूँ तो ये -1 है, ये +1 है। अब किसी के साथ कोई सिंबल नहीं है तो वो प्लस सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -2 है, ये +2 है, ये -3 है, ये +3 है। इसका मतलब x और y तो टोटली आपके पास डिसजॉइंट सेट है। अगर हम इसका x और y के साथ रिलेशन देखें, थर्ड वैल्यू आपके पास z की है। अगर आप z को लिखें तो आ जाएगा 0, +-1, +-2, +-3। सबसे पहले अगर मैं x का रिलेशन y के साथ देखूं तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये वाला -y ये है, ये -2 ये है और ये -3 ये है। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि x इज़ द सबसेट ऑफ y। अब y वाली वैल्यू भी अगर आप गौर से देखें तो ये y वाली वैल्यू भी z में सारी हैं। जैसे ये +1 है तो ये आपके पास +1 है, ये +2 है तो ये आपके पास +2 है और ये +3 आपके पास +3 है। अब इसका मतलब है अगर मैं डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास डायग्राम कुछ यूँ बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा x को अलग से बनाएंगे। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है
ये आपके पास z है और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यानी ये आपके पास u है, ये z है, ये वाला आपके पास x है और ये वाला आपके पास y है। अब हम इसमें थोड़ी वैल्यू लिखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा कि ये सारी वैल्यू ठीक हैं या नहीं। x में अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा -1, -2 और -3। x वाली सारी वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब y की बारी आ गई, 0 +1 +2 +3। तो क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है x y ये z के अंदर थी, तो z में आप देख सकते हैं 0 +-1 यानी +1 ये है, -1 ये है, +2 ये है, तो -2 ये है, -3 और +3 ये। इसका मतलब z वाली वैल्यू भी हमने कंप्लीट फिल आउट कर लिए। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैं अब इसको रेज करने वाला हूँ। पहले अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो वो आपके पास है x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, y इंटरसेक्शन z। तो अब अगर मैं इसकी बाउंड्री को ज़रा हाईलाइट करूँ तो ये आपके पास y है और ये सारा आपके पास z है। अब क्योंकि हमने इसमें इंटरसेक्शन करना है तो इसका मतलब इसमें जो एरिया शेड होगा सिर्फ वो क्या होगा, y वाला एरिया होगा, यानी ये वाला जो एरिया है वो इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया y इंटरसेक्शन z। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी एरिया के साथ x को यूनियन करना है। तो जब यूनियन करना हो तो पिछला वाला एरिया भी शेड करते हैं और जो नेक्स्ट वाला एरिया होगा उसको भी हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, साथ x को भी शेड कर देंगे। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया डायग्राम नंबर 1 का। तो चलते हैं अब डायग्राम नंबर 2 की जानिब। हम इसकी चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने निकालना है x यूनियन y। इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसमें x एरिया को भी शेड करना है और साथ हमने इसके y एरिया को भी शेड करना है। तो स्टेप नंबर 1 आपके पास ये आ जाएगा, हमने इसको x को भी शेड कर दिया और साथ हमने इसके y एरिया को भी शेड कर दिया। इसी का जब हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास है x यूनियन z। इसका मतलब है आपने इसमें x को भी शेड करना है और z, क्योंकि ये पूरी डायग्राम में आता है, इसका मतलब ये सारी डायग्राम आपके पास शेड हो जाएगी, क्योंकि x y जो हैं वो z के सबसेट हैं। तो अगर हमने z को शेड करना होगा तो इसका मतलब है कि x y दोनों शेड हो जाएंगे। अब अगला स्टेप आपके पास ये चीज़ आता है कि अब हमने इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। यानी अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा इस डायग्राम के साथ मैच करवाऊँ तो ये दोनों जो बीच वाले सर्कल हैं ये यहाँ पे भी शेड हैं और यहाँ पे भी शेड हैं। इसका मतलब है अगर मैं फाइनल डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगी। ये आपके पास x है, ये y है, ये z है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब मेरे पास जो फाइनल शेडिंग आएगी वो कुछ ये वाली आएगी, ये x और ये आपके पास आ जाएगा y। और इसको डायग्राम नंबर 2 का नाम दे दें। तो वो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यानी x यूनियन y इंटरसेक्शन z ये इक्वल होता है x यूनियन y के और इंटरसेक्शन x यूनियन z के। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को सेटिस्फाइड करवाना है और हमारे पास जो x की वैल्यू है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल नंबर। तो अगर मैं x की वैल्यू लिखूँगा तो वो आपके पास आ जाएगी a e i। वैसे हमारे पास a e i o u, लेकिन उसमें मैं फर्स्ट 3 लेटर बोले हैं तो इसलिए मैंने पहले ही लिखे हैं a e और i। इसी तरीक़ेकार से मैं अगर y वाली वैल्यू लिखूँगा तो y वाली उसने कहा है सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एनर्जी, यानी कि अब हमने एनर्जी को लिखना है। तो अगर मैं उसको देखूँ तो जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको मैं एक ही दफ़ा लिखूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ई एन, ई फिर से रिपीट हो रहा है, आर, फिर जी आ जाएगा,
और फिर y आ जाएगा। ये आपके पास y आ गया। अगर अब मैं z को लिखने की कोशिश करता हूँ तो z आपके पास आ जाएगा a l g e b r और a में पहले से लिख चुका हूँ। हमारा ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू जो है इसमें ओवरलैप तो नहीं हो रही। सबसे पहले अगर हम a की वैल्यू की बात करते हैं तो a आपके पास इसमें भी है, यानी x में भी है और z में भी है। इसका मतलब ये a वाली वैल्यू जो है वो ओवरलैप करेगी x और z को। अब मैं अगर सेकंड वैल्यू देखता हूँ e, तो ये आपके पास e की ऐसी वैल्यू है जो x में भी है, y में भी है और z में भी है। इसका मतलब ये हो गया कि अब e आपके पास एक ऐसी वैल्यू होगी जो तीनों को ओवरलैप कर रही होगी। अब अगर हम i की बात करें तो i फर्दर इसमें है लेकिन आगे नहीं है, और इसी तरीक़ेकार से अब अगर मैं n की बात करता हूँ तो n भी आगे नहीं है। r आप देखें इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब है कि आपके पास जो y और z है उसमें जो r वाली वैल्यू है वो आपके पास ओवरलैप कर रही है। g वाली मैं इसको ग्रीन से लाइन लगा देता हूँ, ये और ये दो वैल्यू ये इन दो वैल्यू के साथ ओवरलैप कर रही है। तो अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो पहला कंसेप्ट तो ये आ गया कि जो तीनों डायग्राम है ये ओवरलैप करेंगी, क्योंकि ई एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके पास तीनों में आ रहा है। तो अगर हम मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ये आपके पास सपोज करें यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं इसको x से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको y से रिप्रेजेंट करता हूं और ये आपके पास z से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये मैं लिख भी देता हूं कि ये आपके पास x होगा, बीच में मैं नंबर लिखूंगा, ये y है और ये आपके पास z है। तो सबसे पहला काम ये करना है मैंने कि जो e सब में आ रहा था उसको दरमियान में लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो e अब हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब सबसे पहले अगर मैं x वाली वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ तो x में आपके पास था a। अब a की बात फिर आ गई है, जो a है वो आपके पास यानी x में भी आ रहा है और z में आ रहा है। तो फिर आपने a को कहाँ पे लिखना है, a को आपने इस जगह पे लिखना है, क्योंकि ये a x और z दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये a वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये अब आपके पास a और e आ गया है, तो x में आपके सिर्फ i बचता है। तो ये x वाली वैल्यू तो हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा, अगर हमने y को देखना हो तो y में अब आप e तो पहले से प्लेस कर चुके हैं, लेकिन r और g ऐसी वैल्यू हैं जो y में भी आ रही हैं और z में भी आ रही हैं। तो अब आप अगर y और z वाला कॉमन एरिया देखें तो ये है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या लिखना है, r भी लिखेंगे और साथ g भी लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो आपके पास z का भी है और y का भी है। अब अगर मैं y वाली वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो e में y में पहले लिख चुका हूं, e आपके पास हो चुका है, और उसके बाद rg भी मैं लिख चुका हूं n और y। तो यहाँ पे आ जाएगा n और साथ आ जाएगा y। इसी तरीक़ेकार से अगर मैं अब z की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो z में देखें चार वैल्यू तो हम पहले से लिख चुके हैं, a e r g। तो यहाँ पे रह जाएगा l और b, यहाँ पे ये आ जाएगा l और यहाँ पे ये आ जाएगा b। एक दफ़ा मैं इस डायग्राम को दोबारा से थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि एग्जैक्ट वैल्यू समझ आ जाए। मैं सिर्फ वैल्यू लिखूँगा इसके लिए, बस मैंने बड़ा बनाने की कोशिश की है, ये है और ये है। तो दरमियान में आपके पास था, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, दरमियान में आपके पास था e, यहाँ पे था n और y, यहाँ पे था r और g, यहाँ पे a था, यहाँ पे i था, यहाँ पे l और b। थोड़ा सा मैंने वैल्यू क्लियर करने के लिए इसको इस तरीके कार से बनाया है।
तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस डायग्राम में वही रखूँगा, अब ये मैं एक दफ़ा इसको क्लियर कर चुका हूँ। तो अब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने, अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें तो वो आपके पास आ जाएगा y यूनियन z, यानी हमने जो y वाला एरिया है और जो z वाला एरिया वो हमने सारा शेड करना है। ये आपके पास y है, ये आपके पास z है। तो इसका मतलब अगर आप इस सारे एरिया को आप शेड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा y और ये आपके पास आ जाएगा z। ये कंप्लीट एरिया आपके पास शेड हो जाएगा। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो अब हमने इसको x वाली वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यानी आपने क्या करना है कि ये वाला सारा एरिया, ये यानी ये एरिया शेड हुआ है, अब इसमें से आपने x को इंटरसेक्ट करना है। तो अब अगर आप x को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब इसमें ये वाला जो एरिया है ये अब सारा शेड हो जाएगा, ये वाला भी और साथ ये वाला एरिया भी शेड हो जाएगा। तो इसको हम अब नाम देंगे डायग्राम नंबर 1 का। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। तो अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है आपके पास x इंटरसेक्शन y। तो यानी मैं x की बाउंड्री को अगर हाईलाइट कर दूँ, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। तो अब अगर आप देखें तो इसमें जो इंटरसेक्शन वाला एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, ये स्टेप नंबर 1 में आ रहा है, ये आपके पास इंटरसेक्ट हो जाएगा। दूसरे वो कह रहा है x इंटरसेक्शन z वाले एरिया को हाईलाइट करें। तो ये आपके पास x है, ये आपके पास z है। तो अब अगर आप देखें तो इसमें जो एरिया शेड होगा वो आपके पास ये हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 में हमने इन दोनों का क्या करना है, यूनियन निकालना है। यानी x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। अगर मैं इन दोनों एरिया को यहाँ पे पहले कर दूँ तो ये पहला एरिया हो गया और ये वाला एरिया आपके पास दूसरा हो जाएगा। तो अब अगर मैं शेड करने की कोशिश कर दूँ इसको भी, तो ये आपके पास एज इट इज़ एक डायग्राम आ गई है, डायग्राम नंबर 2। तो बस अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम 1 and 2 it is proved that distributive law of intersection x intersection y union z, तो वो आपके पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y और ये आ जाएगा x इंटरसेक्शन z। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था वो हमने प्रूव कर लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी। क्योंकि ये डायग्राम्स के क्वेश्चन थे तो इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप्स शार्ट ना करवाए जाएं। आपकी बुक में ये वाले जो स्टेप हैं वो एक ही स्टेप में सॉल्व हुए हैं, तो वहाँ थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँ। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूँगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जो लोग तुम्हारे ऐसे औसाफ बयान करे जो तुम में ना हो तो समझ जाओ वो तुम्हारे ऐसे ऐब भी बयान करेगा लोगों से जो तुम में नहीं होंगे। तो कोशिश करें हमेशा दूसरों के साथ बुराई करें और हमेशा ग़ीबत से बचें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।